ओके, सब लोग ज्वाइन कर लें, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अभी सिर्फ 19 स्टूडेंट्स हैं, इससे पहले वाले मीटिंग में तो कंप्लीट 30 स्टूडेंट्स थे। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे डिकम्पोजिशन टेक्निक। डिकम्पोजिशन टेक्निक हमें क्या कह रही है कि ओवरऑल एस्टिमेट, अब प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन एक साथ करने से बेटर है क्योंकि हम प्रोजेक्ट को फीचर बाय फीचर एस्टिमेट निकालना शुरू करें, जिसमें कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी होंगी जो हम ओवर एस्टिमेट कर रहे होंगे, कुछ ऐसी होंगी अंडर एस्टिमेट, मीन्स नेगेटिव भी होंगी एंड पॉजिटिव भी होंगी। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव समहाउ अपने आप को एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो ओवरऑल जो एरर है वो कम हो जाएगा और हमारे पास एक्यूरेसी के चांसेस ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू ओवरऑल एस्टिमेट, जिसमें हम एक सिंगल पॉइंट एस्टिमेट दे रहे होंगे जो या तो लो साइड पर होगा या ओवरऑल हाई साइड पर होगा। तो जो फैक्टर रहेगा एरर का थ्रू आउट वही रहेगा, क्योंकि हम एक सिंगल एस्टिमेट ही दे रहे हैं। तो वो ओवरऑल या तो लो पे होगा या हाई पे होगा। जबकि अगर हम स्मॉल फीचर बाय फीचर एस्टिमेट करें तो उसमें से कुछ नेगेटिव साइड पे होंगे, कुछ पॉजिटिव साइड पे, और एक दूसरे को कैंसिल आउट करके ओवरऑल जो हमारे पास एस्टिमेट है उसको, जो एरर है उसको कम कर देगा। डिकम्पोजिशन विया एन एक्टिविटी बेस्ड WBS। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप WBS अप्रोच यूज करते हुए भी डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये WBS के थ्रू डिकम्पोजिशन कैसे होगी ये हम देख लेते हैं। The WBS work breakdown structure presents an extensive list of the kind of activities that you might consider when creating an estimate। ठीक है, जब आप एस्टिमेट क्रिएट कर रहे हैं तो एस्टिमेट क्रिएट करते वक्त आप WBS में जो कॉमन एक्टिविटीज है जो उस प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड होंगी आप वो भी मेंशन करें और उनको भी अपने एस्टिमेट में ऐड ऑन करें। You will probably need to extend the list to include activities related to your organization's software development approach। आप उस लिस्ट को क्या करेंगे और बढ़ाएंगे on the basis of organizational software development approaches। You might also decide to exclude a few activities from a generic WBS। ठीक है, आप डिसाइड कर रहे होंगे कि WBS में हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज रखनी है और कौन कौन सी एक्टिविटीज को एक्सक्लूड करना है। हैजर्ड्स ऑफ एडिंग अ बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस एस्टिमेट। ठीक है, एक केस यहाँ पे गिवन है, ये केस हमें क्या कह रहा है, यू पुट अ डिटेल टास्क लिस्ट। आपने एक पूरी डिटेल टास्क लिस्ट एड ऑन कर दी
यू एस्टिमेट ईच ऑफ द टास्क एज्यूमिंग यू कैन पुल दैट वन ऑफ। ठीक है, आपने क्या किया, आपने सारे टास्क बता दिए कि हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में ये टास्क हम करेंगे उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और हर टास्क से रिलेटेड आपने क्या किया, एक टाइम बता दिया कि ये इस टाइम पे कंप्लीट हो सकता है। यू वर्क हार्ड ऑन द फर्स्ट टास्क एंड डिलीवर इट ऑन टाइम। आपने कहा कि ये एस्टिमेट था मेरा, अब मैंने इस एस्टिमेट को मीट करने के लिए फर्स्ट एस्टिमेट पे आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया और उस टाइम के अंदर आपने उसको कंप्लीट कर दिया जो आपने एस्टिमेट किया था। यू somehow मैनेज द सेकंड टास्क ऑन स्केड्यूल टू, जो आपने स्केड्यूल दिया था उस पर आप अपने अपने अपना सेकंड टास्क भी मैनेज कर लिया। In third task, you face delay, and by the end of a week, you are more than a full task behind schedule. और थर्ड टास्क में आपने कुछ डिले फेस किया जिसकी वजह से ओवरऑल स्केड्यूल आपका एक हफ्ते पीछे चला गया। Why this did happen? ऐसा क्यों हुआ? मतलब वो पूछ रहे हैं कि क्या रीजन है कि स्टार्ट में तो आपने अपने प्लान को फॉलो किया, एस्टिमेट मीट हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़े तो आपका जो है वो ओवररन आना शुरू हो गया। सो रीजन बिहाइंड इज दैट इन्वॉल्व इन कंबाइनिंग इंडिविजुअल एस्टिमेट्स। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि आपने जब इंडिविजुअल एस्टिमेट्स को कंबाइन किया तो वहां पे आपके पास प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फीचर्स हैं, तमाम फीचर्स हैं, और उन फीचर्स का एस्टिमेटेड स्टाफ वीक्स टू कंप्लीट और एक्चुअल एफर्ट आ गया। ठीक है, आपने क्या किया, आपने एस्टिमेटेड टाइम बताया, एस्टिमेटेड स्टाफ वीक्स टू कंप्लीट और उसका एक्चुअल टाइम निकाल लिया। In this example, the accuracy of the 20 staff week estimate obtained through a simple summation of decompose. Single point estimate is actually worse than the aggregate estimate of 22 staff weeks that you provide earlier in the case study. How can this be? क्योंकि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने इंडिविजुअल एस्टिमेट्स निकाले, सिंगल पॉइंट एस्टिमेट जो पहले निकाला था वो वर्स देन द एग्रीगेट एस्टिमेट था जो 22 स्टाफ वीक्स का था। ठीक है, जो हमने पहले देखा था कि वो जो एक इंडिविजुअल एस्टिमेटर ने कितना निकाला था, 22 स्टाफ वीक्स, और जो हमने ये एस्टिमेट दिए, ये एस्टिमेट्स हमारे 20 पे आ रहे हैं, एक्चुअली 29 लगा, और हमने जो स्टाफ एस्टिमेटेड स्टाफ वीक्स को कंप्लीट दिया ये 20 पे आ रहा है, जो उससे भी वर्स है जो सिंगल पॉइंट एस्टिमेट 22 का था। इसके रीजंस क्या है? When developers are asked to provide single point estimate, जब हम किसी भी डेवलपर से कहते हैं कि आप सिंगल पॉइंट ऑप्टिमाइज दें, तो यूजली वो बेस्ट केस बता रहे होते हैं। ये एक सिंपल जो है वो है कि डेवलपर्स आर टू मच ऑप्टिमिस्टिक। हम जब डेवलपर से कोई एस्टिमेट लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू बता रहे होते हैं, मींस बेस्ट केस बता रहे होते हैं। ये उनकी नेचर है, मतलब वो ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास डेवलपर्स बहुत अच्छे हैं, वो वर्स्ट केस पे जाना ही नहीं चाहते। वो हमेशा वो चीज बताते हैं जिनको उनको लगने के चांसेस ज्यादा लग रहे होते हैं। दे ऑफन अनकॉन्शियसली प्रेजेंट बेस्ट केस एस्टिमेट। जब हम डेवलपर से एस्टिमेट ले रहे होते हैं तो अनकॉन्शियसली वो जो है बेस्ट केस एस्टिमेट ही बता रहे होते हैं। लेट सेज दैट ईच ऑफ द इंडिविजुअल बेस्ट केस इज 25% लाइकली। अब वो हम ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने इंडिविजुअल बेस्ट केसेस बताए उनके होने के चांसेस 25% है। द ऑड्स आर 1 in 4। 25% मतलब 25% है, सो 1 in 4, उनमें से चार जो उनमें से बताए हैं उनमें से एक करेक्ट हो रहा है। ठीक है, 25% लाइकली होने के चांसेस है, बट द odds of the delivering all the tasks are vanishingly small। जैसे जैसे और टास्क होते चले जाएंगे आपकी ये वैल्यू और कम होती चली जाएगी। To deliver first two tasks in time, 1 to 4 is multiplied to 1 to 4, so the odds for finishing two tasks on time is 1 to 16। जब हम एक टास्क की बात करेंगे तो वो 1 to 4 होगा, जब हम दो टास्क की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1 to 16। To finish 10 tasks in time, 1 upon 4 as 10 times, which gives an odds of 1 in 0.000। तो आपके पास वैल्यू और कम होती चली जाएगी जितने आपके टास्क बढ़ते चले जाएंगे। अगर एक टास्क है उसका बेस्ट केस उन्होंने बता दिया और उसके होने के चांसेस 25% है, तो वो 1/4 होगा। लेकिन जैसे जैसे टास्क बढ़ते चले जाएंगे आपकी वैल्यू और कम होती चली जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो एक्यूरेसी है वो और कम होती चली जा रही है, 0.00000 और बहुत ज्यादा एडअप होते चले जा रहे हैं। सो हम क्या कह रहे हैं कि आप एस्टिमेटर से सिंगल पॉइंट एस्टिमेट लेने के बजाय आप बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस चांस उससे तीनों एस्टिमेट लें। क्या आपको बेस्ट केस क्या लग रहा है
कि जब सब चीज़ें अच्छी हैं, डेवलपर्स भी अच्छे हैं, एनवायरनमेंट भी स्टेबल है, टेक्नोलॉजी भी सेम है, तब कब कंप्लीट हो जाएगा। और आप वर्स्ट केस को भी माइंड में रखें कि डेवलपर्स भी अच्छे नहीं है, टेक्नोलॉजी पे भी काम करना नहीं आता, उसको भी सीखने में टाइम लगेगा। बहुत सारे फैक्टर्स को माइंड में लेकर आप बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज तीनों केसेस में आप वैल्यूज दें। तो दैट शुड बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम जो हम यहाँ फेस कर रहे हैं, कि हर फीचर का सिंगल पॉइंट एस्टिमेट देने के बजाय आप उस सिंगल पॉइंट एस्टिमेट को बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज में डिवाइड करें। आप डेवलपर से पूछें कि आपको क्या लग रहा है कि आपके पास जो है वो बेस्ट 25% होने के चांसेस जिसके हैं वो बेस्ट केस है, 75% होने के चांसेस जिसके हैं वो वर्स्ट केस है, और 50% पे हमने मोस्ट लाइकली को रखा है एवरेज। और ये हम कैसे निकालेंगे, इन सब का सम करके डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारे पास एवरेज आ गई 2.10। इसी तरह हमने इन सबको ऐड किया, डिवाइड करा 3 से, तो हमारे पास एवरेज एक्सपेक्टेड केस आ गया, जो हम कह रहे हैं कि इसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमने बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट तीनों को कैलकुलेट करते हुए हमने एक एक्सपेक्टेड केस निकाल लिया, जिसके होने के चांसेस हम कह रहे हैं कि 50% है। As usual, it turns out that the developer's single point estimates in table 10.4 were actually their best case estimates. और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जो सिंगल पॉइंट एस्टिमेट्स थे, इस चार्ट को देखते हुए हमें क्या पता चला कि यहाँ पे जो हमने सिंगल पॉइंट एस्टिमेट दिए थे वो क्या है, वो उनके बेस्ट केसेस हैं। सो ऑटोमेटिकली ये चीज़ स्टैटिस्टिकली प्रूव हो चुकी है। वैसे भी अगर हम इस स्लाइड को हटा के बात करें कि डेवलपर से जब भी एस्टिमेट मांगे जाएं तो वो हमेशा बेस्ट केस को माइंड में रखते हुए ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के थ्रू एस्टिमेट्स दे रहे होते हैं। मतलब वो और बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं करते अपने एस्टिमेट से, जिसकी वजह से एरर आने शुरू होते हैं। तो हम इस चीज को कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि हम उनसे बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट तीनों एस्टिमेट लें और उन एस्टिमेट्स को लेकर हम एक्सपेक्टेड केस कैलकुलेट कर लें। जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल, कोई क्यूरी? ये हमारे पास कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन मैं चाह रही थी कि हम लोग जब फिजिकल हमारी क्लास हो वेडनेसडे को, हम फिर वहीं से कंटिन्यू करें, क्योंकि एक फार्मूला है, इस फार्मूले को यूज करते हुए हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं। फिर मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। नेक्स्ट क्लास जो वेडनेसडे को हमारी ऑन कैंपस होगी इंशाल्लाह, उससे पहले ये सब चीज़ें आपको पढ़ के आनी है, ये कैलिब्रेशन, स्टैंडर्ड, और ये जो हमने डीकम्पोजिशन अप्रोच पढ़ी है, उसी की बेसिस पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। लार्ज नंबर ऑफ टास्क, स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हम इंशाल्लाह जब क्लास में होंगे तो तब हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आज तक जितना हमने पढ़ लिया उसको ज़रा गो थ्रू करके आ जाइएगा, सो दैट अगर कोई क्यूरी है या कोई कंफ्यूजन हो तो पहले हम वो क्यूरी डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फॉर्मूला है उसको यूज़ करते हुए एस्टिमेशन की तरफ जाएं। अच्छा, क्विज जो है वो आपका ये एस्टिमेशन से रिलेटेड ही होगा। ओके, कोशिश मैं करती हूँ कि अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोड हो जाएं पेपर आपके एलएमएस पे, सो दैट थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाए, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो प्रैक्टिस कर भी सकते हैं। जो हमारी फिजिकल क्लास होगी उसमें हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि डिफरेंट हम LOC FP बेस्ड एस्टिमेशन कैसे कर सकते हैं, हम कोकोमो बेस्ड एस्टिमेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आऊँगी, तो वो हम पहले क्लास में ही डिस्कस कर लें, क्लास में ही सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्लास में क्विज भी हो जाएगा। पहले प्रैक्टिस या पहले क्विज कर लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस कर लेंगे, या प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद क्विज कर लेंगे, देख लेंगे, बैलेंस कर लेंगे कि किस तरीके से लेके चलना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में, सो दैट जब हम क्लास में प्रैक्टिस करें तो वो चीज़ें क्लियर हो, और जो हम अगर क्विज आए तो वो चीज़ें आप पढ़ के आएंगे। ठीक है, इसको यहाँ तक रखते हैं, मैं अटेंडेंस ले लूँ, अटेंडेंस लेने के बाद हम क्लास एंड करते हैं। ओके जी, सैयद मोहम्मद अली नकवी।
और फवाद महमूद सिद्दीकी, फवाद महमूद सिद्दीकी, फवाद दोनों सेशन में एब्सेंट है। फैजान कुरैशी, मोहम्मद हसन अहमद, ओके जी, शाहजेब अजहर, अब्दुल हादी, ताहिर हुसैन, सैफुल्लाह अब्दुल सत्तार, मोहम्मद साद, जिन लोगों की अटेंडेंस हो गई है वो जा सकते हैं। हाफिज एहसन फारूकी, फसी अमजद। नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेटर लेकर आइए क्लास। मोहम्मद फहद, सबीन जफर, तलहा खान, तलहा खान, पलवशा रमजान, पलवशा रमजान, दोनों सेशन में नहीं है पलवशा। हारिस रहमान, ओके हारिस। मुबशिर अहमद खान, हसनैन साबिर, मलिहा खान, मलिया फर्स्ट सेशन में नहीं थी। ठीक है। सैयद जाकिर अब्बास, सैयद जाकिर अब्बास, नीहा आसिफ, अतिया शहबाज, मोहम्मद हमजा, आगा लारोश खान, उबैद खान, गुलाम मुर्तज़ा, एसएम गाजी, सैयद मोहम्मद रजा, अब्दुल राफे, अब्दुल राफे, खान कैसर, खान कैसर, दोनों सेशन में एब्सेंट। सैयद उजैर अली, सैयद उजैर अली, अच्छा जी, उजैर भी एब्सेंट है। मेरे पास जो स्टूडेंट एब्सेंट आ रहे हैं उनमें फवाद महमूद सिद्दीकी दोनों सेशन में एब्सेंट हैं। उसके अलावा मेरे पास मलिहा खान फर्स्ट सेशन में एब्सेंट है, अतिया शहबाज फर्स्ट सेशन में एब्सेंट है, खान कैसर दोनों सेशन में एब्सेंट है एंड सैयद उजैर अली सेकंड सेशन में एब्सेंट है। उजैर आपका नेम मैंने कॉल किया है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट मेरे पास एब्सेंट आ रहे हैं उनमें अतिया शहबाज फर्स्ट सेशन में एब्सेंट है, मलिया खान फर्स्ट सेशन में एब्सेंट है एंड देन मेरे पास फवाद महमूद सिद्दीकी दोनों सेशन में एब्सेंट है। अच्छा, मेरे पास जो लिस्ट में आपका नाम है वो सैयद उजैर अली है, इसको अपडेट कर देती हूँ, उजैर अली। ठीक है, यहीं तक रखते हैं क्लास को। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो हमारी ऑन कैंपस क्लास होगी उसमें कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।